प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, सभी समुदायों के लिए समान हो, यानी समान, सभी लोगों को ध्यान में रखकर एक समान संविधान का निर्माण करिए। ये एक चुनौती पेश कर दी भारतीयों के समक्ष, कांग्रेस के समक्ष। 1928 की घटना है। कब है? 1928। और भारतीयों ने अंग्रेजों की इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जो ऐसे संविधान का निर्माण करेगी, यानी ऐसा संविधान जो चुनौती अंग्रेजों ने दी थी, उस चुनौती के अनुरूप उन्होंने एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष बनाया पंडित मोतीलाल नेहरू। वो भारतीयों के लिए भारतीय संविधान निर्माण के ये तैयार हो गई और उसने अपनी एक सुझाव रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को दी और उसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, उसको एक बार फिर कचरे की ढेर में फेंक दिया। तो ये नेहरू रिपोर्ट भी है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का एक कारण बनती है। ठीक, 1934 तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 1900 कब शुरू हुआ था? 30 में। 4 वर्ष की अवधि होती है और 4 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। 4 वर्ष की अवधि में ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और गांधी जी को ये लगा कि अब आगे इस आंदोलन को जारी रखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए 1934 ईस्वी में गांधी जी ने पूर्ण रूप से ये आंदोलन वापस ले लिया। अब इस आंदोलन में अब्दुल गफ्फार खान, आपको यहां ध्यान देना है, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यदि कहीं जिक्र आता है तो खान, अब्दुल गफ्फार खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये सीमांत गांधी थे, अफगानिस्तान की सीमा के पास से ये लोग बिलोंग करते थे और सीमांत गांधी थे। ये गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी थे और जब 1930 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके समर्थन में बहुत सारे लोग खुलकर सामने आ गए, अंग्रेजों की बख्तरबंद गाड़ियों के सामने आ गए। अंग्रेजों को उनको वहां से हटाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। तो सीमांत गांधी का नाम, जिनका नाम है अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक सक्रिय नेता थे। इन्होंने आजादी की लड़ाई में एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। या इसको लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल गफ्फार खान ने जो संगठन बनाया था उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। ये 3 क्वेश्चन यहां से या 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सीमांत गांधी किस व्यक्ति को कहा जाता है, किसका उपनाम है? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, इन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए किस संगठन का निर्माण किया था? खुदाई खिदमतगार। इसको किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? लाल कुर्ती।
आपके इस बॉक्स में पेज नंबर पे लिखा हुआ है कि क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। ये कुछ क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी शस्त्र के बल पर भारत को आजादी देना चाहते थे और वो अपने तन मन धन सब कुछ भारत के ऊपर न्यौछावर कर भारत को आजाद कराने की सोच रहे थे। इससे कुछ संबंधित मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय 1919 से देखते आ रहे थे कोई विशेष प्रभाव अंग्रेजों के ऊपर अहिंसा का नहीं पड़ा। इसलिए भारत के लोगों में एक सोच पैदा हो रही थी कि अब हिंसा से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सन 1928 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का निर्माण किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कहां की गई थी? फिरोज शाह कोटला और कब की गई थी? 1928 ईस्वी में। इनके नेताओं में भगत सिंह, जो इस सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष शामिल थे। देखो, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में है और वर्तमान में क्रिकेट मैदान है, क्रिकेट मैदान है। ठीक, आपको याद रखना है, इस फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट मैदान है दिल्ली में स्थित है। 1928 में इसी मैदान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी। सरदार भगत सिंह, जितिन राय, अजय घोष इस पार्टी के सदस्य थे। और मैं आपको बता दूं, आज अरुण जेटली के नाम पर इस मैदान को जाना जाता है। जो ये आपका फिरोज शाह कोटला जो क्रिकेट मैदान है, इसका नाम अरुण जेटली क्रिकेट मैदान कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है वर्तमान समय में। देश के विभिन्न भागों में कार्यवाही करते और एचएसआर ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 ईस्वी में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका। 1929 ईस्वी में लेजिस्लेटिव असेंबली पर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम गिराया था। उसके बाद वो वहां से भागे नहीं, वहीं खड़े हो गए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछा कि तुम्हारे पास इतना समय था कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते थे, क्योंकि बम जब गिराया जाता है तो वहाँ अफरा तफरी हो जाती है, लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। उनके पास इतना अवसर था कि वो वहाँ से निकल सकते थे। तब भगत सिंह ने ये कहा कि हमारा इस बम गिराने का मकसद, जो ये अंग्रेजी सरकार बहरी हो चुकी है, उसको सुनाना है। इतनी तेज आवाज में जो हमने ये धमाका किया, इस धमाके का उद्देश्य इन बहरे लोगों को सुनाना था। अगर हम लोग यहाँ से भाग जाते तो हमें वो प्राप्त नहीं होता जो हमें प्राप्त करना था। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। लॉर्ड इरविन एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने इस ट्रेन को भी उड़ाने की असफल प्रयास किया। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दी गई। उन्हें फांसी दी गई।
भगत सिंह पे मुकदमा लाहौर में चला था और उसको लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उनका एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा सरदार भगत सिंह का था। कुछ नारे में यहाँ पे जो प्रयोग हुए हैं भारत की आजादी के समय, वो लिख रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह। एक नारा बहुत चला था जो कल मैं आपको बता देना चाहता था पिछली वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा नारे सारे एक साथ लिखूंगा। कुछ नारे में यहां पे लिख रहा हूं, साइमन गो बैक, यूसुफ मेहर अली। 1928 में संपूर्ण भारत में ये नारा गूंजा था। जगह जगह भारत को काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन का विरोध इसी नारे से किया गया था। विरोध कहिए, स्वागत कहिए, इसी नारे से किया गया था। वो नारा था साइमन गो बैक, और जिसको दिया था यूसुफ मेहर अली ने। जय हिंद। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारे दिए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक था जय हिंद, दूसरा दिल्ली चलो, और तीसरा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारे नेताजी सुभाष चंद्र के। ठीक।